ऐसा नहीं कि वो दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं, नीच होते हैं, पाखंडी होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि राहु की स्थिति अच्छी होगी जन्म कुंडली में, तो राहु के जो अच्छे गुण हैं, पॉजिटिव गुण हैं, वो उभर के सामने आएंगे। और यदि राहु की स्थिति बुरी होगी तो फिर राहु के जो बुरे गुण हैं वो सामने आएंगे। राहु प्रभावित व्यक्ति तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी हैं। इसी महीने की 22 तारीख को, अक्टूबर 22 को उनका जन्मदिन था क्या है आज 22 तारीख ही है ना, आज ही जन्मदिन है। अब देखिए, उन लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा राहु के इस राशि परिवर्तन का जो लोग अभी जो मैंने डेट्स बताई उनमें जन्मे हैं। अब अमित शाह जी राजनीति में है, राहु राजनीति का कारक होता है, और अगले साल अप्रैल के आसपास हमारे देश में चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव। अब यदि अमित शाह जी की कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी हुई तो राहु राजा बनाता है, तो अमित शाह जी चुनाव जीत जाएंगे, पुनः अच्छी पोस्ट को प्राप्त कर लेंगे। यदि राहु खराब हुआ तो कुछ उल्टे रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा वो लोग प्रभावित होंगे जिनका जन्म इन डेट्स में हुआ है, क्योंकि ये राहु प्रभावित व्यक्ति हैं। राहु के इस राशि परिवर्तन से सबसे अधिक वही प्रभावित होंगे। दूसरा, वो लोग जो राहु का काम करते हैं, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी या मीडिया में, किसी न्यूज़ चैनल में, किसी अखबार में, किसी इंटरनेट की मीडिया, आजकल तो बहुत सारे अखबार जो हैं वो इंटरनेट पे भी आने लगे हैं। तो जो लोग रिपोर्टर्स हैं, एडिटर्स हैं, जो लोग 2% वाला काम करते हैं, दलाली का, ब्रोकरेज का, घर, मकान, दुकान, फ्लैट, ज़मीन वगैरह दिलवाना और बदले में कमीशन लेना, वो भी राहु का ही काम है। तो ये लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे राहु के इस गोचर परिवर्तन से। जो लोग सलाह देते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जिसमें अपना कोई पैसा नहीं लगा है, बस फ्री की सलाह देनी है और उसी से पैसा कमाना है, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, एडवाइज़र्स। इसके बाद जो भी लोग 42 ईयर्स की एज को क्रॉस कर गए हैं वो भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो ये हर राशि के लिए मैं बता रहा हूँ, चाहे आप किसी भी राशि के हों। अगर आपकी उम्र 42 के ऊपर है, आप 22 या 31 या 13 या 4 को जन्मे हैं, या आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, आप कंसल्टेंसी में हैं, तो आप सबसे अधिक प्रभावित होंगे इस गोचर परिवर्तन से। अब राहु करेगा क्या? राहु जा रहा है मीन राशि में। राहु का अब तक मेष राशि में भ्रमण हो रहा था, अब वो संचरण करके, ट्रांजिट करके मीन राशि में जा रहे हैं। मीन राशि बृहस्पति की राशि है, और राहत की बात यह है कि राहु जब मीन राशि में जाते हैं, या कोई भी शनि हो या कोई अन्य गर्म ग्रह हो, मैं पाप ग्रह नहीं कहता कभी भी, गर्म ग्रह या उष्ण ग्रह कहता हूँ, कि इन ग्रहों की प्रकृति उष्ण होती है, गर्म होती है। मतलब जैसे आदमी स्वभाव से गर्म हुआ, बात बात पे लड़ भिड़ गया, उसी प्रकार से कुछ ग्रहों की प्रकृति भी उष्ण होती है। तो जब भी कोई गर्म ग्रह मीन बृहस्पति की राशि में जाता है, और वैसे भी मीन राशि जो है जल तत्व की राशि है, तो उसकी गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, मतलब उसके जो निगेटिव इफेक्ट्स हैं थोड़े कम हो जाते हैं। अब तक मेष राशि में बैठा हुआ राहु शनि की दृष्टि से दृष्ट था। शनि कुंभ राशि में बैठ करके अपनी तृतीय दृष्टि से मेष राशि को देख रहे थे, जहां बृहस्पति और राहु दोनों थे। अब राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा 30 तारीख को, तो शनि की दृष्टि से भी आज़ाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो जो निगेटिव इफेक्ट्स थे उनमें और कमी आ जाएगी। और राहु का स्वभाव होता है कि जिस राशि में बैठता है उस राशि का मालिक बन जाता है, स्वामित्व ले लेता है, क्योंकि राहु केतु की अपनी कोई राशि होती नहीं है। तो ये जिस राशि में विराजमान होते हैं, जहाँ भ्रमण करते हैं, उस राशि के मालिक जैसा व्यवहार करने लगते हैं। अर्थात मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि है, ज्ञान और धर्म की राशि है। इस राशि में यदि राहु विराजमान हो गए तो ये कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के जैसे प्रभाव दिखाने लगेंगे, मतलब व्यक्ति को धार्मिक भी बनाएंगे। विश्व में राहु के इस गोचर परिवर्तन का बड़े व्यापक रूप में मानव सभ्यता पर असर पड़ेगा। आप इन दिनों देख रहे हैं इजराइल और फ़लस्तीन का युद्ध चल रहा है, अचानक से शुरू हो गया है। जब भी कोई बड़ा ग्रह ट्रांजिट करता है तो उसके 1-1.5 महीने पहले से ही उसके प्रभाव दिखने लगते हैं। और भी कई सारे ग्रहों का परिवर्तन हुआ है। अक्टूबर में मंगल केतु साथ आए हैं, जो विस्फोटक हैं, बम ब्लास्ट, आग लगाना। तो पूरी दुनिया में जो घटनाएं होती हैं ना अचानक से, वो इसी तरह के ग्रह परिवर्तन, गोचर के परिवर्तन से ही होती हैं।
राहु और केतु अचानक फल देते हैं, सडन लॉस और सडन गेन। अगर बनाने पर आ जाएं तो भिखारी को अचानक से राजा बना दें, रातों रात क्विक रिजल्ट देते हैं। और अगर बर्बाद करने पे आ जाएं तो राजा को भिखारी बना दें, वो भी रातों रात होगा। तो राहु जो है वो अनप्रेडिक्टेबल ग्रह हैं, उनके बारे में कोई नहीं बोल सकता कि ये कब क्या रिजल्ट देंगे। थोड़ी दुष्टता तो रहती ही है, चाहे कितना भी अच्छा प्रभाव दे राहु, पर थोड़ी सी दुष्टता तो अंदर रहती ही है। कुछ निगेटिव इफेक्ट कुछ परसेंट रहते हैं उनके अंदर, पर उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी जन्म कुंडली में राहु जिस स्थिति में विराजमान होंगे, अगर अच्छे स्थानों में होंगे तो गोचर में चाहे जैसा परिवर्तन हो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। यदि आपकी अपनी जन्म कुंडली में राहु बुरी स्थिति में होंगे, कोई दुर्योग बना रहे होंगे, कुछ बुरे ग्रहों की दृष्टि होगी, तो गोचर में चाहे जितनी अच्छी स्थिति हो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आपने अच्छा अच्छा बताया था और हमारे साथ तो घटित नहीं हुआ। तो बात वहीं आ जाती है जहाँ से मैंने शुरू किया था कि एक राशि के 11,90,50,000 से ऊपर लोग हमारे देश में हैं, तुला राशि के भी इतने ही लोग हैं। तो अब जो मैं तुला राशि वालों के लिए प्रभाव बताने जा रहा हूँ राहु के राशि परिवर्तन का, वो प्रभाव समस्त 11,90,00,000 लोगों पर एक साथ एक जैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उनकी अपनी जन्म कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, कौन सी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, इससे परिणामों में अंतर आएगा। पर मुख्य परिणाम हमेशा एक जैसे रहेंगे, वो हर किसी के लिए एक जैसे होंगे, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। यदि वो तुला राशि का है तो मुख्य बातें एक जैसी रहेंगी, पर परिणामों के परसेंटेज में अंतर आ सकता है। वो आपकी अपनी जन्म पत्रिका में क्या दशा चल रही है, राहु किस स्थिति में, किस घर में बैठा है, बृहस्पति की क्या पोजीशन है, इस पर निर्भर करेगा। जिन लोगों की राहु की ही महादशा चल रही है इस वक्त, या राहु में राहु का अंतर चल रहा है या प्रत्यंतर चल रहा है, या बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतरदशा है या राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा है, वो लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो मुझे आशा है कि ये मैंने क्लियर कर दिया होगा। अब यदि हमारे बताए हुए परिणाम आपके ऊपर पूरी तरह से लागू नहीं होते तो आप अपनी जन्म पत्रिका खोल के देखिएगा कि आपकी दशा क्या चल रही है, राहु कहाँ बैठा है, डिग्री वाइज कमज़ोर है कि मजबूत है। इन सारी बातों का भी बहुत असर पड़ता है। राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, उल्टा चलते हैं, 30 डिग्री से शुरू करते हैं और 0 तक आते हैं। दूसरे ग्रह सदा मार्गी चलते हैं, 0 डिग्री से शुरू करते हैं, 30 तक आते हैं। अक्टूबर 30 अक्टूबर को राहु अपना नया साइकिल प्रारंभ कर रहे हैं। राहु हमेशा मीन राशि से ही अपने नए चक्र का प्रारंभ करते हैं, दूसरे ग्रह मेष राशि से करते हैं। तो राहु का जब नया साइकिल प्रारंभ होता है और राहु एक राशि में 1.5 साल रहते हैं, 18 महीने, और वापस इस जन्म कुंडली का मतलब हर भाव का चक्कर लगा के वापस मीन राशि में आने में उनको 18 साल लगते हैं। और जब जब राहु का ये राशि परिवर्तन होता है तब तब इस संसार में बहुत सारी बड़ी बड़ी क्रांतियाँ होती हैं, कुछ बड़े आविष्कार होते हैं, कुछ ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं होती हैं जो सदियों तक मानव सभ्यता को, मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यूट्यूब। आज से 18 साल पहले 14 फरवरी 2005 को राहु मीन राशि में आए थे और अपने नए साइकिल की शुरुआत की थी। और 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब का जन्म हुआ था जब राहु मीन राशि में थे। राहु का जब नया साइकिल शुरू हुआ था तो यूट्यूब आया था दुनिया में। 14 फरवरी 2005 के पहले किसी को यूट्यूब के बारे में पता नहीं था। और देखिए आज यूट्यूब इतना प्रसिद्ध हो गया है कि मैं भी इसी पर वीडियो बनाता हूँ और आप भी इसी पर वीडियो देखते हैं। तो इसने पूरी मानव सभ्यता को प्रभावित किया। कहने का अर्थ ये है कि अब अगले 18 वर्षों में आप देखेंगे तकनीक के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में, या कई सारी टेक्नोलॉजीज अभी ऐसी डेवलप हो रही हैं, एक से एक आविष्कार होंगे, एक से एक चीज़ें आएंगी और जो पूरी मानव जाति को प्रभावित करेगी। रोबोटिक्स में कई सारी क्रांतियां हो जाएंगी। आदमी के जैसे दिखने वाले रोबोट्स सड़क पे चलने फिरने लगेंगे, ड्राइवरलेस कारें आ जाएंगी, ड्राइवरलेस एरोप्लेन्स, हवाई जहाज उड़ने लगेंगे, शिप चलने लगेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं AI। अब लोग चांद और मंगल पे जाके कॉलोनी बनाने लगेंगे। इसकी शुरुआत कर भी दी है एलन मस्क जैसे लोगों ने, टेस्ला के जो मालिक हैं। वो स्पेस मिशन भेज रहे हैं, लोगों को अंतरिक्ष में सैर करवा रहे हैं पैसे लेकर के।
पहले जहाँ सिर्फ साइंटिस्ट जाते थे, अब अगर आपके पास पैसा है तो आप भी स्पेस में जा सकते हैं, किसी दूसरे ग्रह पे जा सकते हैं और फिर वहाँ से वापस भी आ सकते हैं। तो ऐसी कई सारी नई नई चीज़ें होने वाली हैं। ये केवल और केवल राहु का प्रभाव है। राहु मीन राशि में आए हैं। जो भी शहर समुद्र के किनारे हैं या नदी के किनारे हैं, इनमें बहुत उथल पुथल होने वाली है। मीन राशि में आके, मीन राशि शांत राशि है, एकाकीपन को भी दर्शाती है। बहुत सारे लोग एकांतवास करेंगे, अपने सर्किल, अपने नेटवर्क से कटेंगे। नेटवर्क की प्रॉब्लम होने वाली है लोगों को। कई बार ऐसा होगा, आप मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग करते करते इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आए, अचानक नेटवर्क चला गया, नेट काम नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। आकाश में जो सैटेलाइट्स छोड़ी गई हैं ऊपर, वो सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देंगी और पूरे देश में ब्लैकआउट हो जाएगा। आजकल हर देश डाटा पर चलता है, डाटा हैकिंग की घटनाएं बढ़ जाएंगी, साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। राहु दुष्ट है, इसलिए साइबर क्राइम्स को बढ़ा देगा। इसके अतिरिक्त समुद्र किनारे जो शहर हैं, वहाँ पे ज्वार भाटा की स्थिति आ सकती है, बाढ़ वगैरह आ सकती है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी और इससे जनमानस प्रभावित भी होगा। चलिए, इन बातों को बताने के बाद अब शुरू करते हैं तुला राशि वालों के लिए राहु का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले 2 सदाबहार विनम्र निवेदन करना चाहूँगा आपसे। पहला तो ये कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे बारे में अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को नहीं बताया है, कृपया आप बता दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने ग्रुप्स में शेयर नहीं किया है तो कृपया आप कर दीजिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया है तो अब दबा दीजिए, ऑल का ऑप्शन टच कर लीजिए। और यदि आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया पहले के मेरे सारे वीडियोस देख जाएं, पुराने वीडियोस। तो उससे आपको ये सारी चीज़ें समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मैंने हर विषय पे वीडियो बना के डाला हुआ है, गोचर के बारे में, ग्रहों की चाल के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया हुआ है। यदि आप उनको देखेंगे तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए, तुला राशि वाले लोग शुरू करते हैं। आपके लिए राहु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण। देखिए, राहु आपके लिए 6ठे स्थान में आ रहे हैं। मीन राशि तुला से 6ठे में पड़ती है। मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति, राहु आ रहे हैं 6ठे में। अब ज्योतिष शास्त्र के जितने भी ग्रंथ हैं, उन्होंने जन्म कुंडली में 3 स्थानों को राहु के लिए या उष्ण ग्रह के लिए, मैं राहु कह रहा हूं क्योंकि राहु की बात चल रही है, शनि, सूर्य, मंगल इत्यादि उष्ण ग्रह भी यदि इन 3 स्थानों पर बैठ जाएं तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। नीच के ना हो, शत्रु के घर में ना हो, तो कंडीशंस अप्लाइड हैं हर जगह। तृतीय भाव, 6ठा भाव और एकादश भाव, त्रिषडाय, तृतीय, षष्ठम एवं एकादश, 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, जो त्रिषडाय में आता है, यदि कोई उष्ण ग्रह, गर्म प्रकृति का ग्रह इन स्थानों पर विराजमान हो जाए तो अच्छे परिणाम देता है। ऐसा कई सारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपने ग्रंथों में लिखा है और प्रैक्टिकल अनुभव में भी मैंने पाया है कि बात सही है। तो तुला राशि वालों के लिए राहु आ रहे हैं। राहु जैसा उग्र, राहु जैसा चतुर चालाक, राहु जैसा साहसी, राहु जैसा बेचैन ग्रह 6ठे भाव में आ रहा है। अब 6ठे भाव में यहाँ ये देखिए 6th हाउस, 6ठा भाव, 6ठे भाव में जब राहु आएंगे तो क्या परिणाम देंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए सब कुछ अच्छा होगा, शुभ शुभ होगा, कल्याण होगा। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। जितने भी 11,90,50,000 तुला राशि वाले लोग हैं, आप खुश हो जाइए, आपके लिए अत्यंत अच्छी स्थिति है। 6ठे में राहु आएंगे तो 6ठा भाव क्या होता है। जब मैं भावों के वीडियो बना रहा था तो मैंने 6ठ भाव पर विस्तार से एक वीडियो बनाया था। यदि आप 6ठे भाव के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे उस पुराने वीडियो को देखिए, क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ मैं संक्षेप में बताता हूँ। 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु, 3 चीज़ों के लिए देखा जाता है मुख्य रूप से। शत्रु को रिपु भी कहते हैं, दुश्मन। रोग मतलब बीमारियाँ और ऋण मतलब कर्जा, डेट्स। तो रोग, ऋण, शत्रु मुख्य रूप से। इसके अलावा नौकरी, कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स, वाद विवाद,
सरकारी नौकरियों, सरकारी या प्राइवेट, किसी भी कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको दूसरों से रेस लगानी पड़े, दूसरों से कंपटीशन करना पड़े, तो ये कंपटीशन का भाव है। अगर आप वाद विवाद करते हैं, टीवी डिबेट्स में आते हैं, तो भी आप तू मैं कर रहे हैं, वो भी छठा भाव है। नौकरियों के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए छठा भाव है। कोर्ट कचहरी के मुकदमों के लिए छठा भाव है। बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। जब मैं भावात भावम की चर्चा कर रहा था और वीडियो बना रहा था, तब भी मैंने छठे भाव के बारे में, भावात भावम के सिद्धांत को लागू करके बहुत कुछ बताया था कि किस भाव से छठा भाव कहाँ पे आता है और क्या परिणाम देगा। यदि आप विस्तार पूर्वक जानना चाहें तो मेरे भावात भावम के वीडियो देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का नाश करेगा, तो अच्छी बात है ना। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है, पहले से कोई कर्ज चला आ रहा है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। कर्जा आप चुका देंगे, चाहे आपने बैंक से लोन लिया हो, किसी प्राइवेट संस्था से लिया हो, किसी ऐप से लिया हो, या किसी व्यक्ति से कर्ज लिया हो ब्याज पर, आपका कर्ज चुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यदि पहले से कोई चली आ रही बीमारी थी, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे गंभीर बीमारी हो, छठे भाव में राहु आएंगे मीन राशि में और बीमारी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और यदि आपकी शत्रुता थी, किसी से दुश्मनी थी, तो वो शत्रु भी खत्म हो जाएंगे। मतलब आपकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, शत्रु आपसे हार जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। जब भी षष्ठ भाव में कोई उष्ण ग्रह बैठता है तो शत्रुओं को जला देता है, कुचल देता है, मसल देता है। राहु तो वैसे भी योद्धा और राक्षसों के राजा। राहु की प्रकृति क्रूर है, ये अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करते, क्षमा नहीं करते। क्षमा केतु करता है। केतु की यदि आप आराधना वगैरह करें तो आपको माफ़ी मिल सकती है, लेकिन राहु दंड देकर ही मानते हैं। जैसे शनि के पास क्षमा नहीं है। राहु और शनि ये सब कर्म फल प्रदाता हैं। आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको उसका दंड मिलेगा ही। तो उसी प्रकार राहु जिसके छठे भाव में होते हैं, वो व्यक्ति अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करता, उनको मसल देता है, चींटी की तरह, मच्छर की तरह, उसका अस्तित्व समाप्त कर देता है। अब आज के समय में दुश्मनी पर डिपेंड करता है कि आप शत्रु का अस्तित्व समाप्त करेंगे या शत्रुता का अस्तित्व समाप्त करेंगे। ये भी तो है कि आपने, दुश्मन ने आपसे समझौता कर लिया, आपसे हार मान ली, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, दुश्मनी खत्म हो गई। तो अब आप देखिए, ध्यान लगा के सोचिए, रोग ऋण और शत्रु का नाश कैसे होगा? क्या जादू से हो जाएगा कि कल तक कोई बीमारी थी और जैसे ही राहु 30 तारीख को मीन में आए, अचानक से बीमारी गायब हो गई? ऐसा होता है क्या? नहीं। रोग ऋण और शत्रु का नाश पैसे के दम पर होगा। आज के समय में यदि आपके पास धन की शक्ति है, धन बल है, तो जन बल अपने आप आ जाता है। बीमारियां लंबे समय से चल रही थी, अचानक आपके पास पैसा आएगा, आप किसी बढ़िया हॉस्पिटल में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जा कर के अपना इलाज कराएंगे, महंगी से महंगी दवाइयाँ लेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। अर्थात छठे भाव में जब रोग ऋण शत्रु के स्थान में राहु आया तो आपको धन देगा। ये तीनों चीज़ें, रोग ऋण शत्रु, बिना पैसे के दूर नहीं होंगी। कर्ज था आपके ऊपर, कर्ज कैसे चुकाएंगे? आमदनी होगी तभी तो, पैसा आएगा तभी तो आप कर्ज चुका पाएंगे। तो मतलब राहु आमदनी देगा, इनकम देगा। छठे भाव में आया हुआ राहु सडन इनकम देगा, अचानक से, और बहुत ज़्यादा देगा, एक्सपैंड करेगा, लॉट ऑफ मनी। तो उससे आप अपने कर्जे चुका देंगे। बीमारियों पे खर्च होगा, क्योंकि छठे में बैठा हुआ राहु अपनी सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, व्यय के भाव को देख रहा है, तो खर्च तो होगा, लेकिन बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो खर्च करने के लिए भी तो आमदनी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए आपके पास। पैसा होगा तभी तो खर्च कर पाएंगे। इनकमिंग कुछ नहीं होगी तो आउटगोइंग कहाँ से होगी? तो इसका अर्थ है कि छठे में बैठा हुआ राहु आपको ढेर सारी इनकम देगा, अचानक से देगा, क्योंकि सडन रिजल्ट देता है और बहुत ज़्यादा देगा, विस्तारवादी ग्रह है। तो ढेर सारा पैसा आपके पास आएगा, जिससे आप अपना इलाज करवा पाएंगे बेहतर तरीके से, बीमारी दूर हो जाएगी। आपके ऊपर कोई कर्ज था, आप उस कर्ज को उतार देंगे, कर्ज मुक्त हो जाएंगे। और यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई मुकदमेबाजी हो रही थी या किसी से शत्रुता थी, तो आप वो कोर्ट केस जीत जाएंगे, फैसला आपके फेवर में आएगा। और यदि बिना कोर्ट केस के ऐसे कोई शत्रुता थी, तो भी आप देखेंगे कि आपके शत्रु अचानक आपके रास्ते से हट गए अपने आप, या आपने अपने छल बल से, क्योंकि राहु
बहुत उसके पास तेज होती है, शार्प माइंडेड होता है, छल बल साम दाम दंड भेद सब अपनाता है। तो ये सारी चीज़ें अपना के आप अपने शत्रुओं को अपने मार्ग से हटा देंगे। जैसे मेरे कुछ मित्र थे, और मैंने देखा भी है कई बार कि किसी से दुश्मनी हुई तो पैसे की वो परवाह नहीं करते थे, उस व्यक्ति को कुछ भी करके उसको बर्बाद करने पे लग जाते थे और ऐसा माहौल बना देते थे कि सामने वाला आके खुद ही समझौता कर ले, पैर पकड़ के माफ़ी मांग ले, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो बीच बाज़ार में अपने दुश्मनों को पिटवा देते थे पुलिस से। पुलिस को पैसा खिला देते थे और कहते थे कि इसको गिन के 100 लाठियाँ मारिए, पब्लिकली ह्यूमिलिएट कीजिए, सबके सामने बेइज्जती कीजिए, 1 लाठी का 100 रुपया दूंगा, 10,000 रुपये खर्च होंगे, लेकिन इसको पब्लिकली मारिए, सबके सामने खींच खींच के लाठियाँ मारिए, आवाज़ आनी चाहिए। तो ऐसे में आदमी सबके सामने, जनता के सामने जलील हो जाता है और थाने में ही जाएगा कंप्लेन करने, और थाने वालों को ही खरीद लिया है तो फिर वो कहाँ जाए कंप्लेन करने। तो ये राहु का गुण है जो मैं बता रहा हूँ। अपने शत्रु का विनाश किया और उसके लिए खर्च किया, धन खर्च किया। छठे में बैठा हुआ राहु द्वादश को देख रहा है, तो रोग ऋण शत्रु के विनाश के लिए धन का खर्च हुआ। ठीक है, तो मतलब राहु छठे में बैठ के आपको इनकम देंगे, ढेर सारी आमदनी देंगे और व्यय भी देंगे, खर्च भी देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ अच्छी है। अगर आमदनी आती रहे और खर्च होता रहे तो आदमी को तकलीफ नहीं होती है, लेकिन आमदनी नहीं आए, इनकमिंग बंद हो जाए और केवल आउटगोइंग जाए तो तकलीफ होती है लोगों को। तो यहाँ ये स्थिति नहीं है। आमदनी बढ़ेगी तभी तो आप रोग ऋण शत्रु का नाश कर पाएंगे, उसके लिए आपको खर्च करना होगा, कोई बात नहीं। आमदनी तो आ रही है ना, तो आप बीमारी मुक्त हो गए, ऋण मुक्त हो गए, शत्रु मुक्त हो गए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो छठे में बैठा हुआ राहु सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें दे देगा। अगर आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे तो उसमें नौकरी मिल जाएगी आपको। आप दूसरे लोगों से रेस में आगे निकल जाएंगे, कंपटीशन में लोगों को हरा करके आगे बढ़ जाएंगे। आप में अचानक से वाक शक्ति बड़ी प्रबल हो जाएगी। आप डिबेट्स में, तर्क वितर्क में दूसरों को हरा देंगे, आपकी बातों का जवाब नहीं दे पाएगा सामने वाला, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो अच्छी स्थिति है ना आपके लिए। राहु छठे भाव में रोग ऋण शत्रु के भाव में बैठे हैं, पुराने रोगों का तो नाश कर देंगे, लेकिन राहु के, हर ग्रह के अपने कुछ रोग होते हैं, राहु के भी अपने कुछ रोग हैं, वो आपको हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि उनका भी नाश होगा, पर राहु एक बार आपको रोग दे सकते हैं। लिवर के डिजीज़, किडनी के डिजीज़, गॉल ब्लैडर के डिजीज़, इंटेस्टाइन के डिजीज़। छठा भाव इंटेस्टाइन को, अतड़ियों को दिखाता है। कॉन्स्टिपेशन, गैस, किडनी स्टोन, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, गॉल ब्लैडर स्टोन, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। राहु की दृष्टि तृतीय भाव पर भी है, नवम दृष्टि, सेकंड, वाणी स्थान पे। राहु की दृष्टियों की चर्चा कर लें, फिर आगे बताता हूँ। राहु की पंचम दृष्टि आ रही है आपके कर्म स्थान पे, कर्म स्थान कर्क राशि। इसके मिश्रित परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले तो आपके कर्म क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे आएंगे आपके संपर्क में जो दुष्ट और नीच प्रकृति के होंगे, जो आपको गलत सलाह देंगे, आपको गलत काम करने के लिए उकसाएंगे। शराबी, कबाबी, व्यभिचारी, व्यसनी, दुर्व्यसनी, ऐसे लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं, इनसे सावधान रहिएगा। और ये लोग आके आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे, क्योंकि राहु बुद्धि हर लेता है। राहु धुआं धुआं है। जितने धुएं वाले ड्रग्स होते हैं ना, या सिगरेट, बीड़ी, गांजा, चरस, अफीम, ड्रग्स, ये राहु के अंडर आते हैं। तो राहु जो है वो सबसे पहले तो आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे, हर लेंगे बुद्धि, सोचने समझने की ताकत आपके पास नहीं रहेगी या कम हो जाएगी। आप कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे, डायलमा में आ जाएंगे। लोग आपको गलत सलाह देंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके कान भरेंगे अपने सहकर्मियों के विरुद्ध, अपने सीनियर्स के या जूनियर्स के विरुद्ध। चुगली करने वाले लोग होंगे। समाज में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके मित्रों की, आपके परिवारीजनों की चुगली करेंगे आपके पास आके। और चूंकि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही होगी, आप बुद्धि भ्रमित हो जाएंगे, तो आप दूसरों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाएंगे और क्विक रिएक्शन देंगे। राहु सडन देता है ना, क्विक रिएक्शन। तो इसमें आपका नुकसान होगा, आपकी सामाजिक छवि खराब होगी और बनते काम बिगड़ेंगे। ये एक बुरा प्रभाव है दशम पर दृष्टि डालने से। लेकिन
कर्म क्षेत्र में उन्नति, राहु अचानक से विस्तारवादी ग्रह है, कर्म क्षेत्र में उन्नति अवश्य होगी। हो सकता है आपको अचानक से प्रमोशन मिल जाए, अचानक से आपका नाम मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगे, बड़ी तेजी से बढ़े। 10वां भाव व्यापार का भी होता है, यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार से आमदनी बढ़ जाएगी, पिता से संबंध अच्छे हो जाएंगे। पर बीच बीच में ऐसी चीज़ें आएंगी जब आप मति भ्रम का शिकार होकर अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं, तो इससे बचने की ज़रूरत है। कान के कच्चे ना बने, दूसरों के बहकावे में ना आए। राहु से प्रभावित शराबी, कबाबी, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें, नीच और दुष्ट लोगों से बिल्कुल दूर रहें। तो राहु की जो 10वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है, अच्छे परिणाम देगी। 6ठे भाव में बैठा हुआ राहु जब कोई बीमारी देगा, अपनी कोई बीमारी देगा, तो राहु गलत डायग्नोसिस करवाता है। यदि आप किसी डॉक्टर के पास गए, मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा है और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका चेकअप वगैरह किया, कुछ दवाइयाँ लिखी, खा लीजिए ठीक हो जाएंगे, तो मेरी सलाह है कि आप 1 या 2 डॉक्टर्स के पास और जाएं, कोई सेकंड या थर्ड ओपिनियन भी ले लें। राहु मति भ्रम करवाता है, हो सकता है उस डॉक्टर की बुद्धि हर ले, वो गलत डायग्नोसिस कर दे, डायग्नोसिस गलत होगा और दवाइयों का रिएक्शन हो सकता है। मतलब गए तो थे पेट दर्द की दवा लेने और उसको खा करके पता चला कि शरीर में एलर्जी हो गई, चकत्ते निकल गए, फोड़े निकल गए, कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो रिएक्शन दे सकता है राहु। राहु विषण है, राहु काल सर्प दोष में राहु सांप है, राहु का स्वरूप सांप का है, सांप का मुंह ज़्यादा खतरनाक होता है, और केतु है सांप की पूंछ, जो कंपैरेटिवली कम खतरनाक होती है। काल सर्प दोष भी राहु से बनता है, राहु से ही बनता है, राहु केतु से। अभी जो राजयोगों और दुर्योगों की श्रृंखला में चला रहा था, उसको बीच में रोक के मैंने ये राशि परिवर्तन का वीडियो डालना शुरू किया है। जैसे ही राहु और केतु के सारे वीडियोस डल जाएंगे, फिर मैं जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोग और दुर्योगों पर आऊँगा, तब मैं काल सर्प दोष की भी चर्चा करूँगा। तो ये सावधानी रखेंगे कि अपने मन से कोई दवाई नहीं लेंगे, डॉक्टर को दिखा के ही दवाई लेंगे, और कम से कम 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन जरूर लेंगे। विद्यार्थियों के लिए वैसे तो समय अच्छा है, जो तुला राशि के विद्यार्थी हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें वो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, चाहे बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, निकल जाएंगे, वो पास हो जाएंगे, अच्छी रैंक आ जाएगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। जो लोग विदेश जाना चाहते थे, राहु विदेश के कारक होते हैं, वो विदेश चले जाएंगे। इसके अलावा राहु की दृष्टि है 12 भाव पे, तो 12 भाव होता है खर्चों का, व्यय का। कुछ व्यय तो मैंने बता दिया आपको। साथ ही राहु आपको कई सारे धार्मिक स्थानों की यात्रा भी करवाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है, कई सारे ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि जब राहु मीन राशि में आते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं, तो कई सारे धार्मिक स्थानों की यात्रा करवा देते हैं। विशेषकर जब ये 12 भाव जो है घर के बाहर के रिलेशंस का है, घर के बाहर यात्राओं को भी दिखाता है, विदेश को दिखाता है, तो राहु आपको विदेश की यात्रा करवा देंगे या विदेशी लोगों के संपर्क में ला देंगे। आपकी अपनी कम्युनिटी से अलग, कुछ अलग तरह के लोगों से, जिनका रहन सहन, खान पान, संस्कार वगैरह अलग होंगे, उनके साथ आपको ये कर देंगे, मिला देंगे, आप उनके संपर्क में आ जाएंगे। व्यय हो सकता है, व्यय होगा भी, पर वो व्यय अच्छे के लिए होगा। कुछ लॉन्ग टर्म निवेश आप कर सकते हैं, मतलब जैसे SIP हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, या और कहीं आपने निवेश कर दिया जो लंबे समय में आपको फ़ायदा दे, ऐसे निवेश आप कर सकते हैं। फिर भी निवेश के मामले में एक सलाह ये भी रहेगी मेरी कि निवेश करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और सोच समझ के निवेश करें। पर लॉन्ग टर्म किया गया निवेश आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। खर्चों में ऐसा होगा कि खर्च आपने किसी और काम के लिए प्रारंभ किया था और वो होते होते किसी और काम पे पहुंच गया, ये भी हो सकता है। पर जैसा मैंने बताया कि आमदनी बढ़ी चढ़ी रहेगी, तो खर्चों से आपको कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। निवेश होगा, अच्छी जगह पे होगा, यात्राएं होंगी। धन भाव पे दृष्टि डाल रहा है राहु, द्वितीय पे। धन भाव पे राहु की दृष्टि का, अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में खराब है तो कहते हैं कि यदि धन भाव पे राहु दृष्टि डाले तो धन के घड़े में छेद कर देता है, मतलब पैसा टिकता नहीं, जमा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे स्थितियाँ थोड़ी उल्टी हैं।
एक तो राहु मीन राशि में, देवगुरु की राशि में, बृहस्पति का स्वभाव ले लिया। दूसरे धन भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन भाव पे दृष्टि डालने का अर्थ है कि राहु धन जमा करवा देंगे। यहाँ धन के घड़े में छेद नहीं होगा, धन जमा होगा। राहु आपको थोड़ा कंजूस बना सकते हैं। द्वितीय भाव में राहु विराजमान हो या द्वितीय भाव पे राहु की दृष्टि हो तो एक बात होती है कि आदमी की जुबान कड़वी हो जाती है, जहरीली हो जाती है, व्यंग्यात्मक भाषा बोलेगा या ऐसी बात बोलेगा जो सामने वाले को चुभ जाए। तो इसका ध्यान रखेंगे। द्वितीय भाव में जब राहु विराजमान होते हैं तो व्यक्ति यदि किसी को आशीर्वाद दे दे या श्राप दे दे तो वो लग जाता है, वो हो जाता है। तो सोच समझ के बोलिएगा, किसी के बारे में बुरा मत बोलिएगा। द्वितीय भाव में राहु बैठा हो या दृष्टि हो, प्रभाव सेम पड़ते हैं। दांतों के रोग, आंखों के रोग हो सकते हैं आपको, इसका भी ध्यान रखेंगे। पर धन के लिए राहु की सेकंड हाउस पे दृष्टि अच्छी है। आपके संतान की तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि पंचम से सेकंड में आ रहे हैं और सेकंड, द्वितीय स्थान जो है वो सेकेंडरी मारक होता है। तो आपके बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है, उनकी दुर्घटना हो सकती है, उस पर ध्यान रखेंगे। वैसे पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। तो ये था मेरा विश्लेषण राहु के बारे में। हो सकता है कुछ एक पॉइंट्स मैं भूल गया हूँ, पर मुझे लगता है कि आज के समय में जब भी कोई व्यक्ति राशिफल देखता है तो कुछ चीज़ें ही देखता है, जैसे धन की स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, काम धंधा कैसा चलेगा, परिवार कैसा रहेगा। ये मुख्य मुख्य बातें ही लोग अपने राशिफल में देखते हैं। हाँ, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बात, सप्तम स्थान से द्वादश में है राहु। सप्तम स्थान का व्यय हो रहा है, लॉस हो रहा है। पति पत्नी के संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, डाइवोर्स या तलाक की स्थिति बन सकती है, सेपरेशन की स्थिति बन सकती है। क्यों? कि छठे का राहु या सातवें में भी राहु बैठा हो व्यक्ति को व्यभिचारी बनाता है, पर स्त्रीगामी बनाता है। अगर स्त्री होगी तो पर पुरुषगामी। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, जातक जातिका दोनों के लिए। तो छठे का राहु आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विवाहेतर संबंध दे सकता है किसी दूसरी महिला से, वो भी दूसरे धर्म की, दूसरी जाति की या दूसरी कम्युनिटी की महिला से आपके शारीरिक संबंध बनवा सकता है। यदि आप महिला हैं तो पुरुष से, पुरुष हैं तो महिला से, और इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके विवाहित जीवन पर पड़ेगा। ये चीज़ें छुपेंगी नहीं और सेपरेशन की नौबत आ सकती है, इस पर ध्यान रखेंगे। देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि राहु और शनि जो हैं वो कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं। तो राहु आपको उकसाता है। ये जो अनंत इच्छाएं देता है ना राहु, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इच्छाएं आई जा रही हैं, ये असल में राहु का नेचर है। उकसाता है आपको, उकसा के आपकी इच्छाओं को अनंत रूप से बढ़ा करके कोई ना कोई गलत काम आपसे करवा देता है और आप फंस जाते हैं। तो जब राहु एक के बाद एक इच्छाएं देने लगे, बार 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 बार, एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी जाग गई, दूसरी हुई तो तीसरी जाग गई, जैसे ही ये पॉइंट आपके जीवन में आए, आप संभल जाइए, आप सचेत हो जाइए, समझ जाइए कि राहु आपको अपने जाल में फंसा रहा है और यहाँ पे आपको राहु के अगेंस्ट काम करना है। वो जो इच्छाएं दे रहा है उन इच्छाओं पे ध्यान मत दीजिए, तो राहु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब आते हैं उपायों पर। सबसे पहला उपाय कि धर्म से जितना जुड़ के रहेंगे उतना आपके लिए लाभ होगा। मंदिरों में, धार्मिक स्थानों पे दान देते रहिए, चाहे धन का दान दें, चाहे अन्न का दान दें, वस्त्र का दान दें, दान देते रहिए, तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। श्रम दान कीजिए, शिवजी के मंदिर में जाके शिवजी का मंदिर साफ कीजिए, सीढ़ियों पे झाड़ू लगाइए, शिवजी को दूध, काले तिल, शहद मिलाकर भांग, धतूरा, बेलपत्र वगैरह अर्पण कीजिए, शिवजी का अभिषेक कीजिए दूध, शहद, काले तिल से, और शिवजी के सामने बैठ करके या शिव मंदिर में बैठ करके शिव रुद्राष्टक का पाठ कीजिए, रुद्री का पाठ कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। आपके रोग भी बढ़ने की संभावना है तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला शिवजी के सामने बैठकर अवश्य जपें। रुद्राष्टक, रुद्री और शिव तांडव स्रोत का पाठ कीजिए। इससे राहु काबू में रहता है। राहु है सांप और शिवजी के गले में जो वासुकी नाग लिपटे हुए हैं वो सांपों के राजा हैं, तो इसलिए राहु काबू में रहेगा। महादेव के शरण में चले जाइए।
दूसरा उपाय, देवी दुर्गा की शरण में चले जाइए। आजकल नवरात्रि चल रही है, देवी की उपासना कीजिए। 3 शनिवार लगातार एक नारियल लीजिए, चुनरी में लपेट दीजिए, लाल चुनरी में मौली से उसको बांध करके काली माँ, देवी माँ या देवी के किसी भी स्वरूप के चरणों में उसको समर्पित कर दीजिए। 2 घी के दिए जलाइए लौंग डाल के, और उसको भी देवी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। दिए जला करके देवी के सामने बैठ करके आप देवी माँ का कोई भी स्रोत, महिषासुर मर्दिनी स्रोत, अर्गला स्रोत, देवी कवच, कीलक स्रोत, अर्गला विशेष करके, मैं अर्गला स्रोत की बात विशेष करूँगा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तोम देवी चामुंडे, जय भूतारती हारिणी, जय सर्वागते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ये पूरा लंबा है, इसका पाठ करें। महिषासुर मर्दिनी स्रोत का पाठ करें। हो सके, अगर ये सब न हो सके तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, क्योंकि स्रोत वगैरह जो होते हैं वो संस्कृत में होते हैं, और संस्कृत का उच्चारण करना, संस्कृत में उच्चारण ही सब कुछ है। यदि आपने संस्कृत नहीं पढ़ी है तो आपके लिए असंभव है संस्कृत का उच्चारण करना। तो आप केवल दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करें, और ये उपाय आपको लगातार 3 शनिवार करना है। आप चमत्कार देखेंगे, राहु शांत हो जाएगा। और एक उपाय बता रहा हूँ, किसी पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार को घी का दिया जलाइए जा करके, और पीपल वृक्ष में जल दीजिए। वैसे तो ये उपाय शनि का है, पर ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है शनिवत राहु कुजवत केतु, मतलब राहु जो है वो शनि के जैसा व्यवहार करते हैं, उनके जैसे परिणाम देते हैं, और केतु मंगल के जैसे परिणाम देते हैं। इसलिए इन ग्रहों के उपाय भी सेम हैं। काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाएं, काली गाय को आप हरा चारा खिलाएं, शनि भी प्रसन्न हो जाएंगे, राहु भी प्रसन्न हो जाएंगे। गणेश जी की पूजा अवश्य करें। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं, राहु बुद्धि हर लेता है, भ्रमित करता है। तो मति भ्रम से यदि बचना है तो गणेश जी को दूर्बा और हरी मूंग अवश्य चढ़ाएं, बुधवार को विशेष रूप से। गणेश जी के सामने बैठ करके अथर्व शीर्ष का पाठ करें, गणेश अथर्व शीर्ष, बहुत लाभ होगा। और यदि आपके ऊपर ऋण है तो गणेश जी का एक ऋण मुक्ति स्रोत आता है, उसका पाठ करें, छोटा सा स्रोत है, अत्यंत लाभ होगा, ऋण से मुक्त हो जाएंगे। ये मैंने भी आजमाया हुआ अपने ऊपर। जब मेरे ऊपर कुछ कर्ज था तो मैंने गणेश जी के मंदिर में जाके दुर्बा और मूंग चढ़ा के उनकी पूजा की, और उनकी मूर्ति के सामने बैठ करके मैंने गणेश जी का ऋण मुक्ति स्रोत पढ़ा। आप यकीन नहीं करेंगे, 5 या 6 दिन लगातार पाठ करने के बाद 7वें दिन कहीं से मेरे पास पैसा आ गया और बड़ी रकम आई, और मैंने अपना कर्ज चुका दिया। तो ये होता है देवी देवताओं का चमत्कार। यदि आप आस्था से, विश्वास से, पूरे समर्पण से करेंगे तो निश्चित आपको परिणाम मिलेगा। एक मोर पंख और एक काजल की डिबिया अपने पास हमेशा रखें, अपने तकिए के नीचे रखें, सिरहाने, और जब जब बाहर जाएं तो एक मोर पंख और काजल की डिबिया अपने बैग में, पर्स में, पॉकेट में कहीं ज़रूर रखें। चाहे तो चांदी की एक ठोस गोली भी रख सकते हैं, चांदी का स्पर्श होना चाहिए आपके बदन में। चाहे तो आप इस प्रकार की चांदी की अंगूठी भी पहन सकते हैं। ये भी राहु का उपाय है। अपने मेन एंट्रेंस पर, बेडरूम, बाथरूम, किचन, टॉयलेट, ड्राइंग रूम, बैक डोर, हर जगह मोर पंख को चिपका दीजिए। राहु है सांप, और मोर सांप को खा जाता है, इसलिए राहु मोर से डरता है। अब मोर तो आप ला नहीं सकते, मोर के पंख लगा दीजिए, वो भी प्रभाव उतना ही अच्छा देगा। इस प्रकार से आप राहु के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का ये गोचर कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान की इस निःशुल्क ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कल, आज और कल पर। दोस्तों, अक्टूबर का महीना 30 तारीख, आकाशमंडल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 2 छाया ग्रहों राहु और केतु का राशि परिवर्तन गोचरवश होने जा रहा है। केतु पर चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल पिछले कई एपिसोड से मैं राहु के राशि परिवर्तन पर वीडियोस बना रहा हूं। अब तक मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए गोचरवश राहु का ये जो परिवर्तन है ये कैसा रहेगा, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। आज बारी है तुला राशि वालों की। मित्रों, जैसा मैं अपने पिछले कई सारे वीडियोस में बताता आया हूं, हमारे देश में एक राशि के 11,90,50,000 से ऊपर लोग हैं। पूरी दुनिया की बात की जाए तो ये संख्या अरबों में होगी।
यदि आप तुला राशि के हैं, अपनी अपनी जन्म पत्रिका को खोल के देखिए। चंद्रमा यदि आपकी जन्म कुंडली में 7 में बैठा हो, 7 में बैठा हो, चाहे कहीं भी, किसी भी भाव में, किसी भी घर में, तो आप तुला राशि के व्यक्ति हैं। और यह विश्लेषण, ये वीडियो केवल आपके लिए ही है। तुला राशि वालों पर राहु के इस गोचरवश राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के पहले कुछ मुख्य बातें आपको बताना आवश्यक समझता हूँ। दोस्तों, राहु और केतु, इनका वास्तविक अस्तित्व कुछ भी नहीं होता। 9 ग्रहों में इनको स्थान अवश्य मिला है, किंतु इनका अस्तित्व नहीं है। ये छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह होने के बावजूद यदि इनको 9 ग्रहों में स्थान दिया गया है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहु और केतु कितने महत्वपूर्ण ग्रह हैं एवं इसका प्रभाव, इन दोनों ग्रहों का प्रभाव कितना व्यापक पड़ता है मानव सभ्यता पर, पूरी दुनिया पर, इंसानियत पर। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में राहु का जो स्वरूप बताया गया है, पौराणिक स्वरूप, वो एक राक्षस का है। राहु का असली नाम स्वरभानु था और स्वरभानु राक्षसों का राजा था, योद्धा था। सभी जानते हैं, मैं भी कई बार बता चुका हूँ, अमृत मंथन करते समय जब अमृत निकला तो राहु छल कपट करके देवताओं का भेष बना करके देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ गया और छल से उसने अमृत पी लिया। वो अमृत उसके गले तक पहुंचा था कि तब तक सूर्य और चंद्रमा ने उसकी असलियत भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु को बता दी और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चला के उसकी गर्दन काट दी। चूँकि अमृत गले तक पहुंच गया था, इसलिए स्वरभानु का गले वाला हिस्सा तो अमर हो गया और जो धड़ था, गले के नीचे का पार्ट, बॉडी पार्ट, वो भगवान विष्णु के चरणों में जाके गिर गया। अब नारायण पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड एक अणु की भांति, अणु मतलब एटम, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है इस धरती का, इस दुनिया का, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व एक उस छोटे पार्टिकल की भांति, एक अणु की भांति जिसमें समाया है, वो है विष्णु। ये विष्णु भगवान के नाम की व्याख्या है। पूरा विश्व जिसमें अणु की भांति समाया है। अब उन श्री हरि विष्णु नारायण के चरणों पे यदि कोई गिर जाए तो उसकी परम गति हो जाती है, उसको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। हम सभी जीव आत्मा हैं, हमारे अंदर, शरीर के अंदर आत्मा है और हम बार बार शरीर धारण करके इस दुनिया में आते हैं। परंतु हर आत्मा का अंतिम उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य परमात्मा में जाकर विलीन हो जाना है। तब इस आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और उसको मोक्ष मिल जाता है, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। केतु जब भगवान विष्णु के चरणों में गिरा, उसी समय उसको मुक्ति मिल गई। इसलिए केतु मोक्षदायक ग्रह कहा जाता है, मुक्ति की ओर ले जाने वाला, आध्यात्म की ओर ले जाने वाला। लेकिन राहु, वो तो अमर हो चुका था। राहु के सिर में दिमाग था, गर्दन का हिस्सा। इच्छाएं मन में आती हैं, दिमाग में आती हैं, ब्रेन में थॉट्स आते हैं, सोच आती है। अब वो हिस्सा जो अमर हो गया, वो आधा ही रह गया। अब उसको छटपटाहट हो गई कि किस तरह से मैं पूरा हो जाऊं। मेरा धड़ तो अब रहा नहीं, वो तो मुक्त हो गया और सिर केवल अमर हो गया। तो इसलिए राहु कई सारी चीज़ों का प्रतीक है। आप अपने जीवन में अपने आसपास अगर क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे लोगों को, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति किस ग्रह का प्रतिनिधि है। राहु सबसे पहले तो अनंत इच्छाओं का प्रतीक है। राहु विस्तारवादी ग्रह है। जिस भाव में बैठता है, चाहे गोचरवश, चाहे आपकी जन्म कुंडली में, कहीं ना कहीं तो राहु बैठा होगा। तो राहु जिस भाव में बैठता है, उस भाव से संबंधित इच्छाओं को अनंत रूप से बढ़ा देता है। मतलब उस भाव से संबंधित इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होंगी, व्यक्ति कभी संतुष्ट ही नहीं होगा। ये पहला गुण है राहु का। ये गुण मैं इसलिए बता रहा हूं विस्तार से, ताकि ये गोचर परिवर्तन आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहला गुण कि राहु एक्सपेंडेबल है, अनंत इच्छाओं का सूचक है। जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित इच्छाओं को बढ़ा देता है। दूसरा, राहु समाज के, संसार के स्थापित नियमों को नहीं मानता। जो नियम खुद ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाए थे, राहु ने उन नियमों को भी तोड़ दिया। वो राक्षस था, राक्षसों को अमृत पान करने का अधिकार नहीं था, अन्यथा वो पूरे विश्व में तांडव मचा देते। इसीलिए भगवान विष्णु ने केवल देवताओं को अमृत पान कराया। लेकिन राहु ने उस नियम को नहीं माना।
वो सर्वशक्तिमान संसार के रचयिता, सृष्टि के रचयिता को भी धोखा देके जाके देवताओं की लाइन में बैठ गया। मतलब अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए जो चाहिए वो चाहिए। इसके लिए राहु बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी प्रकार से छल बल कपट, किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद सारी नीतियां लगा करके भी, समाज के स्थापित रूल्स सेट पैटर्न्स को तोड़ करके भी वो आगे बढ़ता है। अर्थात राहु दुस्साहसी है। एक चीज होती है साहस, एक होता है दुस्साहस। साहस का परिणाम अच्छा होता है और दुस्साहस का परिणाम कई बार बुरा होता है। राहु ने गजब का दुस्साहस दिखाया। उसने सीधा सीधा भगवान विष्णु को चैलेंज कर दिया छल से। चूंकि राहु स्वार्थी है, उसको अपने आप को अमर करना था, ये उसकी दृढ़ इच्छा थी। तो ये स्वार्थ है, और इस स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसने फ्रॉड किया, धोखा किया, अपना भेष बदल लिया, रूप बदल लिया। मतलब अपना काम निकालने के लिए राहु शत्रुओं के साथ जाके भी मिल सकता है। आज के समय में कलयुग में इसको समझें तो राहु प्रभावित व्यक्ति अपना काम निकालने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए विधर्मियों से, विदेशियों से, दूसरे धर्म के, दूसरे संप्रदाय, दूसरी जाति, दूसरे कल्चर के लोगों से भी सहायता ले सकता है या उनमें मिक्स हो सकता है। राक्षस एक अलग प्रकृति के थे, देवता एक अलग प्रकृति के थे, एक दूसरे के एकदम अपोजिट। और राहु अमर होने के लिए उन देवताओं के बीच में जाके बैठ गया। तो ये दूसरी क्वालिटी है। तीसरी, पहला तो ये कि उसकी इच्छाएं अनंत हैं। दूसरा ये कि वो किसी सेट पैटर्न को नहीं मानता, किसी स्थापित नियम को नहीं मानता। तीसरा ये कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने मतलब के लिए वो किसी के साथ भी जाके मिक्स हो सकता है। राहु छल कपट फ्रॉड दुष्ट प्रवृत्ति का द्योतक है, सूचक है। किंतु राहु सेनापति था, योद्धा था। तो राहु वीर है, साहसी है, बलवान है, तभी युद्ध लड़ता था। तो राहु में वो सारी क्वालिटीज़ थी, वो सारे गुण थे जो देवताओं में होते थे। दुर्गुण केवल ये था कि वो सोच से नीच था, दुष्ट था, पाखंडी था, पापी था, राक्षस था। अन्यथा उसमें जो अच्छे गुण थे वो तो देवताओं के बराबर थे, बल्कि देवताओं से ज़्यादा थे। राहु परिस्थितियों को भांपने की बड़ी अच्छी ताकत रखता है। मौके की नज़ाकत को समझना जितना राहु को आता है, उतना किसी और को नहीं आता। मतलब राहु शार्प माइंडेड है, बहुत तेज़ दिमाग का है। तभी तो उसने मौका भांप लिया कि अरे भाई उस लाइन में जाके बैठो, वहाँ अमृत मिल रहा है, इधर तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ये परिस्थितियों को उसने भांपा, मौके की नज़ाकत को पहचाना जो दूसरे राक्षसों ने नहीं पहचाना। केवल और केवल स्वर भानु ने पहचाना कि इधर खड़े रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जहाँ अमृत बंट रहा है वहाँ चले जाना चाहिए। पहला उसने मौका पहचाना। दूसरा, उसको खतरे का भी आभास था कि भाई उस तरफ जाऊंगा राक्षस बन के तो वहाँ तो कोई अमृत देगा नहीं, भगा देंगे लोग, तो मुझे वहाँ रूप बदल के जाना होगा। तो इतनी शार्प बुद्धि, इतना तेज़ दिमाग स्वर भानु के पास था, जो बाद में राहु बना। तो राहु प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं उनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। अब राहु प्रभावित व्यक्ति कौन होते हैं, आज के समय में कौन है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र तो हजारों साल पहले लिखा गया था। आज समय कलयुग का है। ये सागर मंथन की घटना तो सतयुग में हुई थी। तो तब से अब तक समय बदल चुका, परिस्थितियां बदल चुकी। आज के संदर्भ में समझना होगा राहु और केतु को। अब राहु प्रभावित व्यक्ति कौन होते हैं? सबसे पहला तो अंक ज्योतिष के हिसाब से जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख 31 को हुआ हो, वो राहु से प्रभावित होते हैं। अंक ज्योतिष में 4 राहु का अंक है और 7 केतु का अंक है। राहु प्रभावित व्यक्तियों के जीवन में उनके जीवन में कमी रहती है, क्योंकि राहु अधूरा है, अपूर्ण है, इच्छाएं अनंत हैं, सिर्फ गर्दन तक है, नीचे कुछ है ही नहीं। तो इस दिमाग में इच्छाएं तो अनंत आती हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो बेचैन भी रहता है, लेकिन नीचे कुछ है नहीं तो वो पूरा कहाँ से करे, कर्म कैसे करे। इसलिए राहु के दिमाग में थॉट्स आते हैं। राहु प्रभावित व्यक्तियों के दिमाग में कई प्रकार के विचार आते हैं, लेकिन उन विचारों को वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उनको लागू नहीं कर सकता।
लागू करने के लिए उसको, राहु प्रभावित व्यक्ति को, 4 अंक वाले व्यक्ति को किसी न किसी 7 अंक वाले केतु प्रभावित व्यक्ति का साथ लेना पड़ता है। राहु है 4 और इधर से जब बॉडी आके जुड़ जाए 7 अंक वाली, तो दोनों मिलकर पूर्ण हो जाते हैं। जो केतु प्रभावित व्यक्ति होते हैं 7 अंक वाले, उनके पास दिमाग नहीं होता, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, काम वो कर सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति उसको गाइड कर दे, राहु गाइड करेगा, राहु के पास दिमाग है, सोचने समझने की ताकत है, वो अगर गाइड कर दे केतु प्रभावित व्यक्ति को, तो केतु प्रभावित व्यक्ति बहुत सारे काम कर लेगा और दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसलिए राहु केतु जन्म कुंडली में भी आमने सामने बैठते हैं, एक दूसरे से सप्तम 180 डिग्री पर। जिस भाव में राहु बैठेगा, केतु ठीक उसके 7वें घर में बैठेगा। इस तरह से भी आप समझेंगे। ये बात मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी कह रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 है, राहु प्रभावित व्यक्ति हूँ और मैंने कई बार अपने जीवन में जो बहुत कुछ काम किए हैं, किसी न किसी केतु प्रभावित व्यक्ति की सहायता से किए हैं, जिसमें दोनों के स्वार्थ की पूर्ति हुई। मेरा भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया, दोनों के काम बन गए। अब यहाँ और एक बात बताना चाहूँगा, एक पॉइंट, कि यदि आप राहु प्रभावित मेल हैं, पुरुष हैं, तो आप कोशिश करें कि केतु प्रभावित महिला आपके संपर्क में आए। तब जा कर के प्रकृति में जो पुरुष और महिला का नेचुरल आकर्षण है, वो राहु और केतु का आकर्षण और पुरुष और महिला का आकर्षण मैच कर जाएगा और तब आपके काम तेजी से बनेंगे। यदि आप राहु प्रभावित महिला हैं, तो आपको किसी केतु प्रभावित पुरुष के संपर्क में आना चाहिए। अब ये जातक और जातिका दोनों के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। ऐसा थोड़े कि खाली पुरुषों का जन्म हुआ होगा 4, 13, 22, 31 को, महिलाएं भी जन्मी हैं। तो ये दोनों जब प्रकृति के 2 अपोजिट और प्रकृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ, जब दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, राहु और केतु जब एक दूसरे के करीब आएंगे, तो दोनों का काम बन जाएगा। यदि आपका जन्म भी किसी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों से आपकी मित्रता होगी, स्वतः स्वाभाविक रूप से होगी, जो लोग किसी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को जन्मे हों। ऐसे लोगों से आपकी स्वाभाविक रूप से मित्रता हो जाएगी। कुछ आपके जीवन में भी कमियां होंगी, कुछ उसके जीवन में भी कमियां होंगी, और जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, दोनों के काम बनने लगेंगे। आजमा के देखिएगा, मैंने तो आजमाया हुआ है। तो राहु के इस गोचर राशि परिवर्तन से, गोचरवश जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इससे सबसे ज़्यादा कौन लोग प्रभावित होंगे? जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ हो। इसके अलावा जो लोग राहु से संबंधित कार्य करते हैं, इस कलयुग में चारों तरफ राहु ही राहु है। राहु टेक्नोलॉजी का कारक है। तकनीक थी ना भेष बदलने की, कहाँ काला कलूठा भयंकर सा राक्षस और कहाँ सुंदर सा देवता बन गया, गोरा चिट्टा एकदम। ये जादू नहीं था, ये टेक्निक थी राक्षसों के पास रूप बदलने का। तो राहु टेक्निक का कारक है। इस कलयुग में हर कुछ टेक्नोलॉजी से ही चलता है। आपके मोबाइल से लेके ये जो वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ और आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है, मोबाइल की टेक्नोलॉजी है। यहाँ से लेके आपके जीवन के हर कदम कदम पर जो कुछ भी है, सब टेक्निक है और उसका कारक राहु है। इसलिए कलयुग में राहु राजा है। आपको समाज में भी राहु प्रभावित लोग ज़्यादा मिलते होंगे। अब ऐसा नहीं है कि राहु प्रभावित लोग जो होते हैं वो दुष्ट होते हैं, बुरे होते हैं, लालची पाखंडी होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहु प्रभावित तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी हैं।